आज छु विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे दगड़ में मौजूद हैं डॉक्टर नारायण सिंह बिष्ट जी, जो कि टेरी संस्थान में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दगड़ जुड़ी हुई गतिविधियों के अंजाम देने और उनरा मार्गदर्शन में ये सारा काम हम संपन्न करनो। तो डॉक्टर साहब अपन हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद। और साथ में और ले डॉक्टर मंजू सुंदरियाल, डॉक्टर बुटोला जी और कुछ श्रोतालय हमके आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दगड़ जुड़ भी बातचीत कराल। लेकिन बातचीत एक शुरुआत अफू हमारे सामने में छा, तो अफू थे बटी करनो। तो हम सब खेती पाती दगड़ जुड़ी हुई छूँ डॉक्टर साहब। तो आधुनिक जो खेती तकनीक से पद्धतियाँ से आधुनिक जो आज जो ल तौर तरीक हम खेत में अपनौनो, अगर उके हम पर्यावरण एक दृष्टि देखनो तो अफू के कस लागो यो चीज। तो सबसे पहले तो श्रोताओं को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये वक्त भी बड़ा जायज़ वक्त है, कोविड पैंडेमिक 19 के दौरान हम पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये एक संवेदना पूरे विश्व में आई कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। लगभग 1972 में जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और उसके बाद 1974 से लगातार इसको मनाया गया। और जो पहले जो पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया, तो एक वन लैंड वन अर्थ वन लैंड, पूरी दुनिया एक भूमि है, एक लैंड है, उसका आधार मानकर बनाया गया। और जो इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। प्रकृति के लिए हमें सोचना है, प्रकृति के लिए हमें समय देना है। जहाँ तक आपका बड़ा सार्थक और सारगर्भित प्रश्न है कि जो आधुनिक खेती के तरीके हैं, जो खेती बाड़ी के तरीके हैं, उसको पर्यावरण से किस तरीके से जोड़ा जाए, तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों में जो हमारी खेती के कुछ विध्वंसक तरीके भी हमने अपनाए हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और उधर जो आपने देखा होगा, किसान बहुत बड़ी मात्रा में पराली जला देते हैं। हालांकि वो खेती करते हैं, खेती करने के बाद जो उनका पराल बचता है और उसको बचे अवशेष को जला देते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो जाता है। और खासकर आपने देखा होगा जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास लगे हुए जो प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, तो ये सारा पूरे का पूरा हमारा पर्यावरण एक तरीके से बहुत ही दूषित हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि आज के समय में हम कैसा समन्वय बनाएं अपनी खेती के लिए, अपने पर्यावरण के लिए। और देखिए, मेरा तो कहना ये है कि जब तक हमारा ये पर्यावरण जिंदा रहेगा, शायद तभी हमारी खेती भी जिंदा रहेगी, तभी हमारा वजूद भी जिंदा रहेगा। बिल्कुल। आधुनिक खेती पद्धतियाँ और तकनीकों का मतलब मेरे छू कि हम बहुत सारी खेती करते हैं, तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड और खेती के नए नए नामकरण करके उसको अपनाते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण तो इन चीज़ों से भी प्रभावित होता ही होगा। कार्की जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहाँ तक हमारी अगर खेती की बात की जाए, तो जो मैं समन्वय की बात कर रहा था, तो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के बीच कभी एक समन्वय की दिशा को कभी भी हमने देखा नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में केमिकल यूज कर रहे हैं, वास्तव में आपकी बात सही है। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में 1 एकड़ से बहुत ज़्यादा गेहूं लेते हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि वो केमिकल की इतनी मात्रा डालते हैं कि जितना कि न तो वैज्ञानिक विधि में वो बताया जाता है कि आप इतना डालें, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसा बनाने के लिए या कहीं ना कहीं उत्पादन को अधिक लेने के लिए इतना केमिकल डाल रहे हैं। तो आज आपने पंजाब का आपने एक केस सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मरीज हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब से कैंसर के नाम पर एक ट्रेन जाती है, जो कि रोज हजारों कैंसर के मरीजों को लेकर के मुंबई और कहीं जाती है। तो इसका कारण ये, मैं समन्वय की जब मैं बात करता हूँ, तो ये मैं बार बार, क्योंकि मेरा शोध का विषय भी जो उत्तराखंड की पारंपरिक खेती है उसको लेकर रहा है, तो मैंने भी जो अपने शोध में निकाला है कि जो हमारा सब्सिडाइज सिस्टम था, जो सब्सिडी देने का एक सिस्टम था, हमने केमिकल बेस्ड खेती को हमेशा दिया। हमने पारंपरिक खेती में कभी भी
उस सब्सिडी को नहीं लाए, नहीं और लाए। जिससे कि जो हमारी जो मनोभावना थी वो हमारे केमिकल खेती की ओर गई केमिकल खेती की और जो तरफ गई। पारंपरिक खेती की तरफ नहीं गई। और उसके दुष्परिणाम आज आपको देख रहे हैं कि हर दूसरा मरीज आप कैंसर का मरीज मिल रहा है, या कई तरीके की बीमारियां व्याधियां आपको आज मिल रही हैं। जनसंख्या और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति, ये भी तो ज़रूरी है। कैसे समन्वय बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक जनसंख्या ज़रूर एक हमारे देश का एक बड़ा एक कारण है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात है, लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने की एवज में हम ऐसे विध्वंसक तरीके ना अपनाएं जिससे कि फिर हमें बहुत अंजाम भुगतने पड़े। दुर्भाग्यवश हमारे उत्तराखंड में अभी भी हम बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो हमारा एक जो रुचि थी वो हमारी खेती की तरफ हट गई है। अभी जरूर मैं कुछ 2 महीनों से देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे अप्रवासी भाई बहन हैं जो कि लौटे हैं उत्तराखंड में, उनका एक ध्यान जा रहा है कि अब हम खेती करें। लेकिन कहीं ना कहीं उस खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे कि उसको बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे जैविक उत्पादों का मूल्य भी एक अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। असलियत में हो क्या रहा है कि हम जब जैविक खेती करते हैं तो हमारी उसमें लागत इतनी कुछ ज़्यादा आ रही है और उसके हिसाब से हमें उसका मूल्य मिलना चाहिए। हम केमिकल खेती को जब कर रहे हैं तो बड़े आसान तरीक़ों से कर ले रहे हैं, और जब हम वहाँ पे हम थोड़ा सा उनके साथ हम एडजस्ट भी कर ले रहे हैं कि अगर कम मूल्य भी मिल रहा है तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। तो डॉक्टर बुटोला जी ले जुड़ बिल्कुल। उन्होंने गड़ बात कर लो। हेलो डॉक्टर बुटोला जी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज पर्यावरण दिवस है और लोग तमाम तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। हम जनसंख्या इतनी है कि उसकी ज़रूरतों को फुलफिल करना एक चुनौतीपूर्ण है, और इनकी ज़रूरत भी पूरी हो और साथ में हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित न हो। कैसे तालमेल बना के रखा जा सकता है ताकि हम सेफ भी रहें और हमारी ज़रूरत भी पूरा हो? मेरा एक दो सुझाव ये रहेगा कि एक तो जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे पहले हम लोग पूरी तरह से क्या थे कि वनों पे निर्भर थे, जंगलों पे। हमारी जो डेली एक्टिविटी होती थी, रोज रूटीन हमारा होता था, चारा लाना है, लकड़ी लानी है, और इमारती लकड़ी का सारी व्यवस्थाएं, और यहाँ तक कि कंदमूल, फल वगैरह, जड़ी बूटियां, ये सारा जंगल पे निर्भर था। अब जो हमारा देखने में ये आया है तो कुछ पिछले 2 दशकों से कि हम बहुत ज्यादा हमने जंगलों पे निर्भरता हमारी हर व्यक्ति की, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति जो था वो ज्यादातर पलायन की वजह से दूसरी जगह पे चले गए, शहरों में चले गए। तो ये असंतुलन इस प्रकार का हो गया कि कहीं पे तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अच्छा, और कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर दबाव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहने के लिए तो उत्तराखंड में भी आप देखिए तो हमारा लगभग 70% वन क्षेत्र है अभी जी। तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छा वन क्षेत्र है हमारे पास। लेकिन असंतुलन क्या है कि एक जगह पे, जैसे आपके हल्द्वानी में, देहरादून में इतना ज्यादा जनसंख्या एक जगह पे हो गया है कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा हो गया है। तो एक तो हमें अपने गांवों को दोबारा जो बसाने की प्रक्रिया हो रही है, और इस कोविड-19 के बाद जो लोग वापस आ गए हैं और गांव में बस रहे हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है जी। और साथ में हमें जो है, जो उपयोगी हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, उपयोगी पेड़ पौधे हैं जिनकी लगातार संख्या में गिरावट हो रही है, पर्यावरण असंतुलन, प्लांट और जन भागीदारी सब लोगों का मिलजुल बहुत आवश्यक हो गया है। और मैं पिछले 20 सालों से विलुप्त होते हुए जड़ी बूटियां जो हैं हमारे हिमालय क्षेत्र की, उन पे कार्य कर रहा हूँ जी। तो मेरे लिए तो है जो उनकी बात नहीं है, हम रोज ही पौधे की बात करते हैं, रोज ही उनको लगाने की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से सादर निवेदन ये है कि इसमें गरीब और अमीर का कहीं भी फर्क नहीं है, हर व्यक्ति पर्यावरण के लिए अपना योगदान दे सकता है। कहीं पे हम में दे सकते हैं, कहीं पे हम प्लांटेशन में दे सकते हैं, कहीं पे हम जो है देखते हैं कि हमारी जो डेली रूटीन, जो हमारा डेली का रूटीन है, उसमें जो कूड़ा कचरा हम लोग पैदा कर रहे हैं उसको कितना कम करें।
और कैसे पर्यावरण में अपना योगदान दें, ये बहुत जरूरी हो गया है। तो एक तो जैव विविधता को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जो है हमें इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो है क्या करना चाहिए। दूसरा, गाँव के पास अब एक मौका जरूर है कि वो ऐसे छोटे छोटे उद्योग गाँव में लगाएं, जिससे जैव विविधता का न सिर्फ संरक्षण की बात करें बल्कि उसका बेहतर उपयोग की भी बात करें। जैसा मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक अमेज जड़ी बूटी होती है, सीवक थॉर्न अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। जी जी जी। तो बात करूंगा छोटी सी आपको एक बात, हिमालय के क्षेत्र लाहौल की, वहां पर लोगों ने अपने सारे खेतों से झाड़ी समझ के इसको फेंक काट काट के। लेकिन जब उनको पता चला कि इसके जूस पीने से आपका आंतों का कैंसर और इस प्रकार की भयानक बीमारियां और विटामिन सी का ये सबसे बड़ा स्रोत है, तो आज की डेट में वो लोग दोबारा वहां पे प्लांटेशन कर रहे हैं खेतों में। और करोड़ों रुपए का वहां से जो है जड़ी बूटी, ये जो सिवक थॉर्न का जूस जाता है, इसका विभिन्न चाय और बहुत सारी चीजें। तो ऐसा ही हमारी एक एक जड़ी बूटी में इतनी ताकत है कि हजारों को रोजगार दे सकते हैं। तो हमको रोजगार से सर इसको जोड़ना बहुत जरूरी है और इसको जन आंदोलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बुटोला जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक और हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मौका देने के लिए, और डॉक्टर नारायण का भी धन्यवाद। बिल्कुल, डॉक्टर बुटोला की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं और मेरा भी सौभाग्य है कि डॉक्टर बुटोला के साथ कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूं जी। और वर्तमान में एक परियोजना पर जो कि हायर एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट की है, जो हिमालयी क्षेत्र की उच्च जड़ी बूटियां हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और साथ साथ एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। जो हमारी सामाजिक जो हमारी संरचना थी, उसमें जो हमारा कल्चर था, जो हमारी संस्कृति है, उसमें भी जब बरसात में एक वहुकिया जो त्योहार होता है, तो उसमें एक जब लड़की घर आती थी तो कई तरीके के सब्जियों के एक सम्मिश्रण को वो लेके आती थी। घी संक्रांत भी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। तो उसका कारण उसके पीछे यही था, एक तो उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी जैव विविधता दिखती थी कि अगर हमारी घर की लड़की किसी दूसरे गांव में है तो कितने प्रकार की सब्जियां वो लेके आ रही है। तो जैव विविधता का एक मॉडल वो पेश करती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उस जैव विविध अगर होगा तो, क्योंकि एक संपूर्ण डाइट की बात होती है, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलती थी, तो वो एक दिखाया जाता था कि ये एक तरीके से खान पान से इनका परिवार भरा पूरा है। तो जो कुपोषण की बात थी, अगर पूरा एक बैलेंस डाइट होगी तो कभी भी कुपोषण नहीं होगा। तो कई तरीके इस तरीके की चीजें हैं। जो हमारी परंपराएं थी, परंपराओं में कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को सम्मिलित किया। 2-3 सवाल मैंने डॉक्टर मंजू सुंदरियाल जी से भी पूछे, तो वो क्या कहती हैं, थोड़ा सा उन्हों के लिए सुन लेना। एक बात अखिल के वर्णन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू सुंदरियाल आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि उत्तराखंड सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह दिवस सिर्फ एक आयोजन मात्र ही न रह जाए, और बल्कि धरातल पर भी हम सभी को इसके संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण बना ही 2 शब्दों से है, परि और आवरण, मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण। और यह आवरण विभिन्न सजीव निर्जीव घटकों के द्वारा बना हुआ है, और जिसमें सभी घटकों का संतुलित होना ही एक स्वच्छ व संतुलित पर्यावरण है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। दोनों घटकों में से अगर एक भी घटक असंतुलित होता है तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है, जो कि जीवन के लिए घातक हो सकता है। अत्यधिक विकास की दौड़ में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होने से पर्यावरण पर हमारे बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी घटनाएं पैदा हुई हैं, और जिनके कारण हमारी जो अधिकतम वनस्पतियां हैं वह विलुप्ति के कगार पे हैं, और जिनके ऊपर की मानव समाज की हमारी निर्भरता रही है, और जो हमारे जीविकोपार्जन के प्रमुख संसाधन रहे हैं, जिसमें कि हमारी जड़ी बूटियां हैं, जंगली खाद्य पदार्थ हैं, जंगली खाद्य पेड़ पौधे, फल फूल हैं, और ये सभी इसमें आते हैं। और हमारे यहाँ के बांस हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। और हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यह जैव विविधता का भंडार है, वह यहाँ पर असंख्य संभावनाएं हैं। यह भी हम सभी जानते हैं कि हिमालय से हमें विभिन्न परिस्थिति की सेवाएं भी प्राप्त होती हैं, जिनका लाभ तराई में रहने वाले समुदाय भी प्राप्त करते हैं।
ये सेवाएं भी जीविकोपार्जन का संसाधन है। जड़ी बूटी की खेती, बांस आधारित व्यवसाय व जंगली खाद्य पेड़ पौधों के ऊपर विभिन्न हमारे जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले किसान हैं, समुदाय हैं, उनकी निर्भरता इन्हीं के ऊपर रहती है। कुछ वनस्पतियां जो हैं हमारी बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से विलुप्ति हो गई हैं, जिससे कि हमारे किसानों का और हमारे जो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले समुदाय का निर्वहन बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहाड़ की एक महिला पहाड़ की ढाल या रीढ़ की हड्डी है और पर्यावरण संरक्षण में महिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए महिला को प्राकृतिक संसाधनों एवं वातावरण की प्रबंधक, पर्यावरण के सतत विकास की पुनरुद्धारक उपनामों से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें महिलाओं की कार्य क्षमता में विकास व उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। परंपरागत ज्ञान था, जो जीवन जीने का सहज ज्ञान था, वो ज्ञान और आज की पीढ़ी इसके बीच में गैप आ गया। उस ज्ञान को आज के आधुनिक जो ज्ञान कहते हैं उसी के समानांतर ले जाने की जो प्रक्रिया हम जैसे जागरूक लोगों की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी से मुकर गए या उन्होंने उसको उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। क्योंकि अब जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हमें याद आ रहा है कि शायद यार वो साथ वाला तो पीछे ही रह गया, तो अब मुड़ के वापस जाना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना ही एक मार्ग रह गया। तो इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ें गड़बड़ा गई। बिल्कुल। अभी मुझे समझ आता है कि और पिछले 2-4-5 सालों में या पिछले 10 सालों में आप एक देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरीके की संवेदनाएं जग रही हैं कि ये नहीं, ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारी जैव विविधता है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और उत्तराखंड में बड़े कुछ अच्छे लोग जिन्होंने वास्तव में बड़ा अच्छा काम किया है, चाहे वो डॉक्टर कल्याण सिंह रावत हों या हमारे पड़ोस के ही उखलकांडा से चंदन नयाल हों, तो एक जुनून तो जरूर समझ में आने लगा है। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गिरी भी हैं, उनकी भी कुछ बातें हम सुनते हैं और वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनके विचार भी लेते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर, और अगर हम ये कहें कि इस दिवस का जो मनाने का मुख्य कारण भी यही है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता फैलाना है, इस पर्यावरण को जानना है। और इस समय हम कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस दिवस को मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सामने तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं, या यूं कहें पर्यावरण के लिए भी तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। अब समय आ गया कि हम पर्यावरण को बारीकी से जान लें, गहराई से समझ लें कि हमें कैसे पर्यावरण का में जो भी वन संपदा है। आज के दिवस के इस अवसर पर मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ कि अगर मुझे कोई गांव में रह के कोई रोजगार के लिए कुछ स्वरोजगार कुछ अपनाना है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ मैंने कोई भेड़ पालन या बकरी पालन का काम शुरू कर दिया, तो मुझे उसके लिए जो सबसे जिसे कहें प्राइम नीड, प्राथमिक आवश्यकताएं, वो है कि एक अच्छा जंगल हो मेरे पास, पानी की व्यवस्था हो, एक अच्छा वातावरण हो, जगह हो जहां हम उनको घुमा सकें। अब यही समय है कि हम इसका सही और वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग करें। अगर शायद हम इन चीज़ों के महत्व को या इनकी बारीकियों को नहीं समझे या फिर उस तरीके से नहीं अपनाया जैसे हम सोच रहे हैं, तो शायद और भी खतरनाक चुनौतियों से इंसान का मुकाबला हो सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण बातें करी और अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद कार्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल के चलनो डॉक्टर ललित तिवारी जी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन में जुड़े हैं, तो उनके लिए हम सुनो। आप सबको मेरा नमस्कार। पर्यावरण दिवस की इस दिवस पर आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं कि हम पर्यावरण दिवस पर एक महत्वपूर्ण संकल्प लें और जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं उसके प्रति जो मानव की जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ एक हम केवल इशारा ही नहीं करें, बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका देकर इस समाज के लिए और खुद अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने देश के लिए
अपने पूरे विश्व के प्राणियों के लिए कुछ न कुछ करने की पहल, और उस पहल को साकार करने का रूप आज यदि हम इस पर्यावरण दिवस के माध्यम से मनाने में कामयाब हुए तो शायद मैं समझूंगा कि हमने सब कुछ करने से जो हमारे कर्म हैं उन कर्म को आगे ले जाने के लिए, उसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए और मानवता की जो सबसे बड़ी मिसाल है उसको प्रस्तुत करने में हम शायद अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।